रिकॉर्डिंग क्या है। देखिए, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट करने का राइट सीए के पास है, वैसे ही कॉस्ट ऑडिट करने का राइट आपके पास है, मतलब कि सीएमए के पास। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट होती क्या है? आप एक चीज देखिए, अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस करता है तो क्या ट्रेडिंग बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं क्या कॉस्ट शीट बनाते हैं क्या? अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस करता है तो क्या आप उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या कॉस्ट शीट बनाते हैं क्या? बोलो भाई, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? नहीं बनाते। ठीक है, तो जब हम उसकी कॉस्ट शीट बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं, उसका कॉस्टिंग का कोई पर्पज ही नहीं है, तो उसकी कॉस्ट ऑडिट नहीं होती है, राइट। बट एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, क्या उसकी कॉस्ट शीट बनेगी? यस। और क्या इसका P&L और बैलेंस शीट भी बनेगा? हाँ जी, बनेगा। तो जो P&L बैलेंस शीट है, इसको तो चेक कर लिया किसने? सीए ने चेक कर लिया। किस चीज के अंदर? जब उसने फाइनेंशियल ऑडिट की थी, स्टैट्यूटरी ऑडिट की थी उसमें। पर इसका ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है कॉस्ट शीट में, ये तो चेक हुई नहीं है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड इसको बोलते हैं हम, और इसको चेक करने के लिए कॉस्ट ऑडिट करवाई जाती है। समझ गए? बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितने ओवरहेड लगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे खर्चे जो भी है, इन सब की जो ऑडिट है उसे क्या बोला गया है? कॉस्ट ऑडिट बोला गया है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन है तो आप इसकी डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं। जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of an entity to express an opinion on true and fair view of such financial statement। ऐसे ही पढ़ा था। हाँ जी। तो वैसे ही यहाँ पे बस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दीजिए किससे? कॉस्ट रिकॉर्ड से, कॉस्ट डॉक्यूमेंट से, बाकी काम हो जाएगा। तो क्या लिखा है? कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व ए एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड सब्सिडी एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट। आप इसको इतना टेक्निकल ना करके आसान कर दीजिए, आप सीधा लिख दीजिए कि कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, राइट, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट दीज रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके ऊपर आपको क्या करना है? अपना कमेंट करना है। इज दैट क्लियर? बोलिए, क्लियर है यहां तक? ओके। अब देखिए, आप सीएमए कर रहे हैं, आपके फाइनल में एक टॉपिक आएगा कॉस्ट ऑडिट नाम से। ठीक है, आपके फाइनल में आएगा कॉस्ट ऑडिट, और वो जो कॉस्ट ऑडिट आएगा वो 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, पूरा 100 मार्क्स। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, वहां पे पूरे 100 मार्क्स का पेपर है, राइट। तो आपको इसको समझना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट होती क्या है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में, कि कॉस्ट ऑडिट का इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट करती थी। कॉस्ट ऑडिट का इस्तेमाल जो है सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, इसलिए इसका प्रचलन कम है और आपके कोर्स का नाम कम है। जैसे अपन कई बार सोचते हैं ना कि सर सीए को सब जानते हैं, इसको क्यों नहीं जानते? क्योंकि पहले कॉस्ट ऑडिट सिर्फ गवर्नमेंट करवाती थी, उसके बाद धीरे धीरे इसको अप्लाई किया गया किसके ऊपर? कंपनीज के ऊपर, राइट। ओके, तो सुनिए पहले क्या था। देखिए, गवर्नमेंट सड़क बनाती है, ब्रिज बनाती है, पार्क बनाती है, कुछ काम करती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट पे करती है? क्या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है। अब गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है क्या? फिक्स कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ या ना? फिक्स प्राइस और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दो होते हैं क्या?
बोलो भाई। हाँ सर वो होते हैं। तो गवर्नमेंट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देती थी? गवर्नमेंट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देती थी। अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको, ठीक है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है कि जितनी आपकी कॉस्ट लगेगी वो, और उसका सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट जोड़ के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, राइट। हाँ। तो अब आपने एक सड़क बनाई और गवर्नमेंट को बिल बना के दिया कि हमारा इतना खर्चा हुआ, राइट। अब गवर्नमेंट को कैसे पता कि आपने जो खर्चा लिखा है, आपने जो खर्चा लिखा है वो सही है? ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा बताओ? बोलो भाई। आपने 1 करोड़ का बिल बना दिया और कहा 25% प्रॉफिट जोड़ के दे दो सर। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने 1 करोड़ रुपए वाकई में खर्च किए? क्या गवर्नमेंट ये जानना चाहेगी या नहीं? पहले तो ये बताओ। हाँ जी, गवर्नमेंट जानना चाहेगी बिल्कुल। अब जानना चाहेगी तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी, और एक्सपर्ट कौन है कॉस्टिंग का? आईसीडब्ल्यू। उस टाइम टाइम नाम हुआ करता था आईसीडब्ल्यू, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, राइट। तो बोला कि चलो हम इस कॉस्ट को चेक करवाएंगे इन लोगों से, हम इन कॉस्ट को चेक करवाएंगे इन लोगों से। इसलिए कॉस्ट ऑडिट का जन्म हुआ। समझ में आ गई बात? बोलो, समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब काम बढ़ा, फैक्ट्रियां वगैरह खुली, तो गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई कर दिया कंपनीज के ऊपर भी, इसको कंपनी पे भी अप्लाई कर दिया गया। ओके। ओके। अब आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट सीए से पुराना इंस्टीट्यूट है, पता है आपको? आपका जो इंस्टीट्यूट है सीए से पुराना इंस्टीट्यूट है, मतलब सीए से पहले भी आपका कोर्स हुआ करता था, ठीक है। पर इसका उस टाइम पे वैल्यूएशन नहीं मिला, जैसे 1944 में सीए आपका इंस्टीट्यूट बना पहले, और सीए इंस्टीट्यूट बना 1949 में, ठीक है। पर इसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया शुरू में, क्योंकि पहले ये नॉर्मली काम करते थे। उसके बाद स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में 1959 में इसको पास किया गया, और फिर ये जैसे सीए बॉडी है वैसे एक बॉडी बना, तब जाके अब इसका रिकॉग्निशन स्टार्ट हुआ, राइट। ओके। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि कॉस्ट ऑडिट क्या है, किसको करवानी है, कौन करेगा, और ये क्यों आई, बताइए। अब आगे आ जाइए। आगे बोला गया ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये क्वेश्चन बहुत बार सीधे सीधे पूछ लेता है कि कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट करने के दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक जनरल, इनको बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव। और दूसरे सोशल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव वो जो ऑर्गेनाइजेशन के, उनके एम्प्लॉय के लिए, उनके स्टेक होल्डर्स के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। और सोशल ऑब्जेक्टिव वो जो सोसाइटी को फायदा पहुंचाते हैं, राइट। ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या है? तो पहला पॉइंट बोला है प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू द ऑपरेशनल डिस्क्लोजर टू द डायरेक्टर। क्या किसी को पता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? बताइए। किसी को पता है क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? एनीवन? किसी को भी पता है क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है?
वेरी गुड, प्राची ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। और कोई? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है कि कंपनी एक्ट के रूल फॉलो करो, वो तो रूल बने ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बेसिकली, वो रूल ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बने हैं। कैसे, समझो। पहले क्या होता था, कंपनियों के जो डायरेक्टर्स होते थे वो अपने हिसाब से कंपनी चलाते थे, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता होता था कि भाई कंपनी में क्या हो रहा है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपको बहुत सी चीजें पता नहीं होती, राइट। तो पब्लिक के साथ धोखा करना बहुत आसान था पहले, ठीक है। पब्लिक के साथ धोखा करना पहले बहुत आसान था। तो बात आई कि सर ये तो गलत है, तो एक कमेटी बनाई, बिरला कमेटी, एक कमेटी बनाई गई, बिरला कमेटी, जिसमें उनको बोला गया कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए ताकि कंपनियों का काम सही से होने लग जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगाओ। क्या लगाओ आप? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, गवर्नेंस मतलब उनको, कंपनियों को चलाने के लिए रूल्स बनाओ आप। उनसे पूछा गया बताओ कैसे रूल बनाए, बोले ऐसे रूल बनाओ जिनसे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, ऐसे रूल बनाओ जिनसे ट्रांसपेरेंसी बढ़े। तो बोला गया अच्छा ठीक है, आप जितने ये देखते हैं ना कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, डायरेक्टर की इतनी मीटिंग होनी चाहिए, पढ़ा है क्या? मिनिमम 4 मीटिंग होनी चाहिए, या 2/3 इंडिपेंडेंट या 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इस तरीके से प्रोविजन पड़े। वो सारे प्रोविजन इन्होंने ही बनाए। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि फ्रॉड ना हो तो आप सारी बातें खुल के किसके सामने रखो, पब्लिक के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखो। तो जो भी काम डायरेक्टर करेंगे उन सब का नोटिफिकेशन उन्हें किसको देना पड़ेगा, आरओसी को देना पड़ेगा। समझ गए? तो वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। आज आप चाहें तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एमसीए की वेबसाइट से देख सकते हैं क्या? किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एमसीए की वेबसाइट से देख सकते हैं क्या? यस, देख सकते हैं। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है? क्या ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है? हाँ। तो यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही है एक, कि भैया आपको हर बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, हर बात बतानी पड़ेगी, आप कोई बात छुपा नहीं सकते। ओके। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाना, मतलब और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर देना ताकि फ्रॉड होने के चांस कम हो जाए। दूसरा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अगर कॉस्ट ऑडिट होती है, कोई अबनॉर्मलिटीज पकड़ी जाती है, कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, तो क्या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना आसान हो जाएगा? नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर। कोई बता सकता है कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर क्या क्या होता है? 3 वर्ड, 3 वर्ड पूछता हूं मैं आपको। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर, ये 3 वर्ड बता सकता है क्या वो? बोलिए। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर, ये बता सकता है क्या तीनों का मतलब कोई? बोलो भाई हाँ या ना, कुछ तो बोला करो। नहीं सर, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते भाई, पता होना चाहिए था ना आपको आंसर। चलिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिस चीज के लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिस चीज के लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम किसी
बेच के लिए बेच कॉस्टिंग कर रहे हैं तो वो बेच हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। किसी प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो जिस चीज के लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। समझ गए? कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट का मतलब जिस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कोई हैवी है, हेवी आर्टिकल है तो हम बोलते हैं पर केजी। ठीक है, लिक्विड है तो हम बोलते हैं पर लीटर बोलते हैं। ठीक है, और मोबाइल वगैरह है तो पर पीस बोलते हैं। बताओ, ऐसे है क्या? ये अलग अलग मेजरमेंट यूनिट। सीमेंट के लिए मेट्रिक टन काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किलोवाट्स काम में लेते हैं। हाँ, इसे कहते हैं कॉस्ट यूनिट। और कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि हमारी जितनी भी कॉस्ट लगती है उसे हमें किसी एक पॉइंट पे क्या करना है, अक्यूमुलेट करना है। इसे कहते हैं कॉस्ट सेंटर। इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर। मतलब एक तरीके की सारी कॉस्ट उसमें डाल दी। जैसे आपने कहा सेलिंग, सेलिंग कॉस्ट सेंटर, तो सेलिंग कॉस्ट सेंटर का मतलब सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो आप सारी एक जगह डाल देंगे, ताकि आपको बाद में पता रहे कि सेलिंग पे कितना पैसा लगा है, फाइनेंसिंग पे कितना लगा है, एचआर पे कितना लगा है, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट ऑडिट क्या करेगा? आपकी मदद करेगा कि आप हर कॉस्ट यूनिट, हर कॉस्ट सेंटर और हर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी कॉस्ट डिटरमाइन कर सके। प्राइस फिक्स करने में मदद करेगा क्या कॉस्ट ऑडिट? बताइए, प्राइस फिक्स करने में मदद करेगा क्या कॉस्ट ऑडिट? बोलो भाई, प्राइस फिक्स करने में मदद करता है क्या कॉस्ट सेंटर? यस सर, डेफिनेटली करता है। अगर आपकी कॉस्ट ऑडिट होगी, अगर आपकी कॉस्ट ऑडिट होगी तो जाहिर सी बात है फ्रॉड नहीं होगा या अबनॉर्मलिटीज नहीं होगी। और अगर फ्रॉड और अबनॉर्मलिटीज नहीं होगी तो आप एक अच्छी प्राइस, सही प्राइस सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को इस तरीके से काम में लिया जाए कि कम कीमत पे ज्यादा फायदा हो जाए, तो उसे बोला गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिकंसिलिएशन, देखिए जब कॉस्ट ऑडिट होती है ना तो उसमें कॉस्ट ऑडिटर को रिकंसिलिएशन भी करना पड़ता है फाइनेंशियल और कॉस्ट स्टेटमेंट का। आपने बनाया होगा ना अकाउंट्स में, अकाउंट या कॉस्ट में पढ़ा होगा ना आपने रिकंसिलिएशन। मैं बैंक रिकंसिलिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की। यस, ये आपके इंटर में है। यस, तो वो भी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, एरर और फ्रॉड पकड़ में आ जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, जो कॉस्ट अकाउंट्स आपने बनाए हैं वो सही है या नहीं है उनका पता चल जाता है। ठीक है, और डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड मटेरियल एंड टाइम। अगर आपको मटेरियल और टाइम का अबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वो भी आपके जल्दी पकड़ में आ जाएगा। और इंटरफर्म कंपैरिजन, आपके पास दो फर्म है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दो फर्म का डेटा है ए और बी। ए का डेटा ऑडिटेड नहीं है और बी का डेटा ऑडिटेड है। पोस्ट ऑडिट की बात कर रहा हूँ। कौन सा डेटा ज्यादा रिलायबल है आपके लिए, ए या बी? बोले, दो ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स हैं, ए ऑडिटेड नहीं है, बी ऑडिटेड है, तो कौन सा रिकॉर्ड आपके लिए ज्यादा बेटर रिलायबल है? बी, क्योंकि उसकी ऑडिट हो रखी है। तो अगर दो फर्मों को आपस में कंपेयर करना हो तो दोनों की कॉस्ट ऑडिट होने से फायदा हमें हो जाता है, दोनों ऑडिटेड है तो फिर कंपैरिजन करना काफी आसान हो जाता है। ओके, तो ये हो गए आपके कॉस्ट ऑडिट के जनरल ऑब्जेक्टिव। अब आइए कॉस्ट ऑडिट के सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सोसाइटी को क्या फायदा है या सोसाइटी क्यों चाहती है कि कॉस्ट ऑडिट हो। दलित वाले कमरे, ठीक है। तो देखो सोसाइटी इसलिए चाहती है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड कॉस्ट डेटा, ताकि हमें
कॉस्ट ऑडिट डेटा मिल जाए, ताकि हम अगर कुछ कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो एस्केलेशन क्लॉज है, तो उसका हमारा सेटलमेंट आसानी से हो जाए। सेटलमेंट ऑफ बिल्स इन द केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ध्यान से सुनना, अगर आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और कंपनी की कॉस्ट ऑडिट होती है, तो क्या आपका सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा? हाँ, तो वो सोसाइटी को फायदा है। चैनलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। चैनलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब भी वही है कि कम कीमत में ज्यादा काम। मोस्ट ऑप्टिमम मतलब कम कीमत। प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। कंपनी हर एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है, उसमें हर रिसोर्सेज में कम कीमत में ज्यादा फायदा उठा सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट वन इज रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस, सोसाइटी क्या चाहती है, भाई लोग क्या चाहते हैं कंपनी से, कि वो अपना प्रोडक्ट उन्हें रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल करवा दे, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, ठीक है, तो इन सब का बेटर यूटिलाइजेशन हो और ज्यादा अच्छे से इनको यूज किया जा सके। एंड लास्ट वन इज पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी। जहां पे, जिस फील्ड में कंपनी सही से काम नहीं कर पा रही है, मतलब कंपनी की जो कमियां हैं, वो कमियां हाईलाइट हो सके, ये चाहते हैं हम। बताइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट समझ में आ गया क्या? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी करेंगे कल।